ऑर्थोपेडिक्स बेसिकली जब हम कहते हैं तो वो हड्डी रोगों को कहा जाता है। हड्डी और जोड़ रोग, अपने शरीर में जितनी भी हड्डियां होती हैं और उन हड्डियों से बने हुए जोड़, जैसे ट्यूमालाइटिस बोलते हैं, हड्डी के इन्फेक्शंस, और उसमें अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। लाइन में क्या चेंज देखते हैं आप मेडिकल लाइन में? अगर हम देखें तो पहले प्लास्टर चढ़ा करते थे, अब वो प्लास्टर नहीं चढ़ते हैं। हमेशा कहता आया हूँ 5 साल में नई नई बीमारियां आ जाती हैं, उससे भी अच्छी नई नई दवाइयाँ आ जाती हैं। करने में डॉक्टर बनाने के लिए मेडिकल कॉलेजेस पे मोदी जी के आने के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और 10 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी हैं। लगातार एम्स जैसे बड़े अस्पताल देश में सब जगह खोले गए हैं। उत्तर प्रदेश में तो योगी जी ने कमाल कर दिया है। तो सर एक क्वेश्चन आपसे और पूछना चाह रहा हूँ कि आजकल अंधभक्ति बहुत बढ़ रही है। आपने ऐसे देखे होंगे कई लोग जो पानी से भी इलाज कर रहे हैं कि आदमी बीमार हो गया, नहीं मिला, सब जगह उसको नहीं मिल पाया तो गया अपना पानी से इलाज भी कर रहा है। ऐसे आप देखते होंगे आजकल चैनल्स पे आ ही रहे हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने बताया ना कि वो राख से, भभूत से, हाँ। और पानी से और धुआओं से, कंबल बाबा भी है और कंबल से, हाँ। एक बार फिर स्वागत है हमारे नए पॉडकास्ट वाइब्रेंट वॉइस में। और दोस्तों, आप कैसे हैं? और मैं आपको लगातार नए नए लोगों को, नए नए विषय पर लोगों को लेके आ रहा हूं। और आज हमारे मेहमान हैं इस पॉडकास्ट में बरेली के जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर परविंद्र महसरी जी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब हमारे इस नए पॉडकास्ट में। थैंक यू सर, थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, तो कौन कौन सी बीमारियां आती हैं आप ऑर्थोपेडिक्स में? ऑर्थोपेडिक्स बेसिकली जब हम कहते हैं तो वो हड्डी रोगों को कहा जाता है। हड्डी और जोड़ रोग, अपने शरीर में जितनी भी हड्डियां होती हैं और उन हड्डियों से बने हुए जोड़, जैसे कि कंधे का जोड़, कूल्हों के जोड़, घुटनों के जोड़, हाथों के जोड़, गर्दन के जोड़, कमर के जोड़। तो जो हड्डियां, जहाँ भी 2 हड्डियां मिलती हैं उस जगह को हम जॉइंट या जोड़ बोलते हैं। तो जितने भी रोग हड्डी और जोड़ों से संबंधित होते हैं उन सभी को इस अस्थि रोग में या ऑर्थोपेडिक्स में कवर किया जाता है। इनको हम बेसिकली, इनकी होने वाली बीमारियों को 3 टाइप्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले तो है एक्सीडेंट्स। यूजुअली लोगों की हड्डियां टूटती हैं और उन हड्डियों के टूटने के कारण दुर्घटनाएं होती हैं। रेल एक्सीडेंट, बस एक्सीडेंट, साइकिल से गिर जाना, बाइक से गिर जाना, कार एक्सीडेंट्स, जो डिफरेंट टाइप के दुर्घटनाएं होंगी, या फिर लोग अपने घर में गिर पड़े, छत से गिर पड़े, कहीं वर्किंग साइट पे गिर पड़े, दैट मीन्स गिरने से टूटने वाली हड्डियों की चोटें, यानी जिसको हम ट्रॉमा बोलते हैं। तो फर्स्ट इसमें ऑर्थोपेडिक्स में 3 टी आते हैं। पहला टी हो गया ट्रॉमा। दूसरा टी हुआ जैसे कि कोई इन्फेक्शंस हो जाते हैं, पस पड़ जाना किसी हड्डी में, शरीर के किसी हड्डी में पस पड़ जाने को इन्फेक्शन या ऑस्टियोमालाइटिस बोलते हैं, हड्डी के इन्फेक्शंस। और उसमें अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जैसे टीबी की बीमारी हो जाती है हड्डी के और लोगों को, और अनेकों बीमारियां इन्फेक्शंस के रूप में होती हैं। और जो तीसरा टी है उसको बोलते हैं हम ट्यूमर या फिर कैंसर्स। तो ऑर्थोपेडिक्स के बोन कैंसर्स आते हैं ट्यूमर्स में। तो ऑर्थोपेडिक्स की बीमारियों को मोटे मोटे स्तर पे 3 तरह की बीमारियों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ट्रॉमा यानी एक्सीडेंटल चोटें, दूसरा इन्फेक्शंस या गठिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस टाइप की बीमारियां, और तीसरा ट्यूमर या बोन ट्यूमर टाइप के कैंसर्स। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो इस समय है वो जोड़ों के दर्द की है, और जोड़े जो रिप्लेसमेंट होता है आपका, जिसको क्या बोलते हैं आपको? जॉइंट रिप्लेसमेंट बोलते हैं। तो क्या समस्या आती है वृद्ध लोग को इस क्षेत्र में? देखिए, जॉइंट रिप्लेसमेंट उन मरीजों का किया जाता है, सिंपल सी बात है। जॉइंट रिप्लेसमेंट का हिंदी का शब्द अर्थ हुआ कि जोड़ बदलने का ऑपरेशन। तो जब हम चलते हैं सारे दिन काम करते हैं जीवन में, 50 वर्ष के बाद ऐसा होने लगता है कि लोगों के जोड़ों में दर्द रहने लगता है और उनके जोड़ आयु की वजह से खराब होने लगते हैं। 50 साल तक काम करते करते शरीर खराब होने लगता है। लेकिन आजकल की भागदौड़ बड़ी ज़िंदगी में लगभग 35 वर्ष में ही लोगों के 35-40 साल की उम्र में जोड़ों में दर्द होने लगा है, जिसका कारण उनके लाइफस्टाइल है। महिलाओं में उनके हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से, उनके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स लगभग 35 से 40 साल की उम्र में शुरू हो जाती हैं।
और उनको कमर में दर्द या घुटनों में दर्द या कंधों में दर्द, इस प्रकार जोड़ों के दर्द रहने लगते हैं। तो वैसे तो आर्थराइटिस जो होती है उसको हम दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गठिया एक पैदाइशी बीमारी है जो बचपन से ही जोड़ों के दर्द को बताती है, जिसमें मरीज़ बचपन से ही या कम उम्र में ही जोड़ों में दर्द बताते हैं। और आर्थराइटिस एक बुढ़ापे की या फिर सीनियर एज की है, जब जिसको कि 50 साल की उम्र के बाद देखा जाता है। और इसमें जो जोड़ खराब होते हैं वो अपने डेली लाइफ के वेयर टेयर से, आपके जीवन यापन की शैली से, आपके जोड़ों पर वजन से, अधिकतर मोटे लोग जो होते हैं उनके जोड़ जल्दी ख़राब हो जाते हैं, या फिर आपकी वर्किंग लाइफस्टाइल कैसी है, जैसे एथलीट्स हों जिन्होंने जीवन भर दौड़ लगाई हो, खेल खिलाड़ी हों, या फिर जो लोग होते हैं पहलवानी करते हैं, ऐसे लोगों के जोड़ अपने शरीर पे जोड़ों पर ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं, उनके प्रोफेशन ऐसे होते हैं कि वो अपने पैरों को मोड़ के बैठे रहते हैं, उनको अपने काम में बैठना पड़ता है, उनके जॉइंट जल्दी ख़राब हो जाते हैं। जो इन लोगों में धीरे धीरे ऐसा देखा जाता है कि जब दवाइयाँ असर नहीं करती, पेशेंट्स हमारे क्लिनिक पे आते हैं कि हमारे जोड़ों में दर्द है, तो 100 में से लगभग 80 मरीज़ दवाइयों से ठीक हो सकते हैं। 20% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें दवाइयाँ कामयाब नहीं रहती और उनके जोड़ बहुत अधिक ख़राब है। ऐसे मरीज़ों के हम लोग एक्सरे या फिर अन्य जांचें करा के देखते हैं कि इनके जोड़ों में क्या खराबी आ गई है, और उनमें से काफ़ी सारे मरीज़ों को इंजेक्शन्स या फिर किसी दूरबीन के ऑपरेशन से ठीक कर लिया जाता है, ज़्यादा बड़ा ऑपरेशन नहीं होता। फिर भी 5% लोग ऐसे हो सकते हैं, 4 से 5% लोग जिनके जोड़ बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहे, हर तरह की दवाई फेल हो जाती है, पेशेंट्स को चलने में बहुत दर्द होता है, वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता, उनकी चाल का बैलेंस बिगड़ जाता है, उनके पैर टेढ़े पड़ जाते हैं और उनको बहुत तकलीफ़ होती है, अपनी वो डेली एक्टिविटी नहीं कर पाते। ऐसे मरीज़ों में फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट या फिर जोड़ बदलने के ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि ख़राब हड्डी को एक छोटे से चीरे से निकाल दिया जाता है और वहाँ पर एक प्लेट फिट कर दी जाती है, और ये एक बहुत बढ़िया ऑपरेशन रहता है जिससे मरीज़ों का दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। आजकल अगर हम बात करें 10 से 20 साल पहले की बात करें तो हमारा खान पान का जो तरीका था वो सही था। गांव में लोग जाते थे, प्रॉपर प्रोटीन लेते थे, लेकिन आज के देखा जाए तो फास्ट फूड का ज़माना है, तो कितना असर ये चीज़ें करती हैं एक आम आदमी पर? मैंने बताया ना, ये तो लाइफस्टाइल डिजीज़ है। हाँ। आजकल हम लोग इनको लाइफस्टाइल या फिर डिजीजेज ऑफ सिविलाइजेशन बोलते हैं। हाँ। जितना सभ्य समाज होगा उसमें ऐसी बीमारियां होंगी। डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर है, आर्थराइटिस है, ये सारी बीमारियां आपको शहर के फास्ट पेस लाइफ में, भागम भाग वाली ज़िंदगी में देखने को मिलती हैं। जोड़ की जो ख़राब होने की स्थिति है वो एक फिज़िकल प्रॉब्लम है, जबकि डायबिटीज़ एक हार्मोनल प्रॉब्लम है और ब्लड प्रेशर एक साइकोलॉजिकल है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें कि लोगों को स्ट्रेस की वजह से, ब्रेन के साइकोलॉजिकल प्रेशर बढ़ जाने की वजह से, लोगों को उनके हार्ट में कोलेस्ट्रॉल जम जाने की वजह से, उनकी धमनियों में क्लॉट्स बन जाने की वजह से उनको ब्लड प्रेशर की बीमारियां हो जाती हैं। तो ये एक तरह से अगर लोग फिट रहेंगे, खाना पीना अच्छा रखेंगे, अपनी एक्सरसाइज का शेड्यूल बनाए रखेंगे, जैसा कि गांव के जीवन में, मेहनत वाले जीवन में रहता है, तो उनको आर्थराइटिस जैसी बीमारियां कम होती हैं। आजकल के बच्चे मोबाइल बहुत यूज़ करते हैं, आपने हर समय वो पकड़े रहते हैं मोबाइल, तो क्या असर पड़ता है इन चीज़ों का एक बच्चे पे? मोबाइल रेडिएशन से काम करता है। मोबाइल में कोई तार तो लगा हुआ है नहीं कि जिसमें से कहीं से उस पर फिल्म्स आ रही हों या जो भी कंटेंट आ रहा है, तो इट वर्क्स ऑन रेडिएशन। और रेडिएशन का अत्यधिक उपयोग एक तरह से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स लाता है, और वो बच्चों के ब्रेन पे भी काम करेगा। आप बहुत अधिक देर तक हाथ में फ़ोन पकड़े रहेंगे तो आपके हाथ की नसों पे काम करेगा। उसमें कोई वाइब्रेशन मोड पे लगा रखा है तो वो हाथों की नसों को ख़राब करेगा। उसकी स्क्रीन में से निकलने वाला रेडिएशन आपकी आंखों पे असर डालेगा। तो जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत लिमिटेड होना चाहिए, बच्चों का तो बहुत ही कम होना चाहिए। उनको बहुत अधिक देर तक उस पर कोई वीडियो गेम्स वगैरह नहीं खेलने चाहिए या वीडियोज़ नहीं देखने चाहिए। और उनके बड़े असर होते हैं। बहुत से लोग बहुत बहुत देर तक मोबाइल हाथ में सारे दिन पकड़े रहते हैं, उनको एक टेनिस एल्बो नाम की बीमारी होती है, वो हो जाती है। लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, जिसमें उनको गर्दन में झंझनाहट होने लगती है, हाथों में सुन्नपन आने लगता है। ये सारी बीमारियां हो जाती हैं। और अभी रिसेंटली हमारे दुनिया में नई नई जब बीमारियां आती हैं, जैसे कोरोना थोड़े दिन पहले आया था,
नई नई दवाइयाँ आती हैं या कोई नई जांचें आती हैं, तो उनको एक जर्नल्स होते हैं उनमें निकाला जाता है पूरी दुनिया में, जिससे कि वो चीज़ एक स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ आर्ट तरीके से पहुँचे कि ये एक हमारे लिटरेचर में, मेडिकल लिटरेचर में आ जाए। तो ऐसी एक बीमारी है व्हाट्सएपाइटिस, उसका नाम है व्हाट्सएपाइटिस। जैसे जो लोग बहुत देर तक व्हाट्सएप चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, उनके हाथों में, रिस्ट में, उंगलियों में ये दर्द होने लगता है। वो जब भी इसको चलाएंगे, उंगलियों को चलाएंगे, तो उनको बहुत तकलीफ होगी और वो बहुत देर तक उससे स्क्रॉल करेंगे या टाइप करेंगे, इसलिए होती है। तो इस बीमारी, ये नई बीमारी है जिसको अभी दुनिया के जर्नल्स में इंक्लूड किया गया है और उसका नाम व्हाट्सएपाइटिस है। तो आपको इतने साल हो गए मेडिकल लाइन में, क्या चेंज देखते हैं आप मेडिकल लाइन में? अगर हम देखें तो पहले प्लास्टर चढ़ा करते थे, अब वो प्लास्टर नहीं चढ़ते हैं। मेडिकल फील्ड एक एवर चेंजिंग फील्ड है। हम हर 5 साल बाद, मैं हमेशा कहता आया हूँ, 5 साल में नई नई बीमारियाँ आ जाती हैं, उससे भी अच्छी नई नई दवाइयाँ आ जाती हैं, उससे भी अच्छे नए नए प्रयोग तरीके आ जाते हैं, टेक्निक्स आ जाती हैं, नई मशीनों का उपयोग, कंप्यूटर्स का उपयोग, इंटरनेट का उपयोग, ये सारा चीज़ें अभी होने लगा है। और पिछले समझिए 20 से 25 वर्ष में तो मेडिकल फील्ड में बहुत बड़ा चेंज आया है। अब दूरबीन के ऑपरेशंस होने लगे हैं, बहुत से ऑपरेशंस रोबोट की सहायता से होने लगे हैं, बहुत सी दवाइयाँ, स्टेंट्स वगैरह बिल्कुल छोटे से चीरे 2 टाँकों में आपके काम किए जा सकते हैं। तो मेडिसिन तो बिल्कुल बदल चुकी है अभी। अब ये एक बहुत मॉडर्न, एक बहुत आरामदायक, एक बहुत पेशेंट फ्रेंडली और एक बहुत ही क्विक रिलीफ, जल्दी से मरीज़ को ठीक करने वाली इलाज की व्यवस्था बन चुकी है। अच्छा डॉक्टर साहब, AI का ज़माना आने वाला है और इसके बाद AGI तो बहुत एडवांस चीज़ हो गई, तो इतना कितना इफेक्ट करेगी आपकी लाइन में? AI लगभग जीवन के सभी विषयों को वो छुएगी, हर सेक्टर को टच करेगी और AI मेडिसिन में एक तरह का वरदान साबित होगी। AI की सहायता से हम लोगों का इलाज बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। पहले कभी आप अपने अनुभव के आधार पर, मरीज़ के लक्षणों के आधार पर किसी भी मरीज़ के लिए 2, 4, 5, 6 बीमारियों का सोच सकते थे और उसमें कभी कभी बहुत ऐसी बीमारियां जो रेयर होती हैं, कभी कभी होती हैं, वो छूट जाती हैं। AI के माध्यम से आपके पास जब आप सिम्टम्स किसी मरीज़ के डिस्कस करेंगे, तो जितनी भी सिम्टम्स के आधार पे बीमारियां हो सकती हैं वो सब आपकी नज़र में आ जाएंगी, तो कुछ छूटेगा नहीं। तो AI के माध्यम से एक ज़ीरो एरर ट्रीटमेंट, मतलब ट्रीटमेंट में कोई कमी ही नहीं रहेगी, कहीं कोई गलती की, कमी की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। इस तरह से ज़ीरो एरर ट्रीटमेंट किया जा सकेगा, काफ़ी 100% एक्यूरेसी के साथ किया जा सकेगा। उसमें कभी कभी प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मरीज़ को कुछ हुआ है, ये दवाई दे के देख लेते हैं कि शायद इस दवाई से किसी को आराम हो जाए। तो उसमें हमको AI के माध्यम से बड़ा सटीक डायग्नोसिस और सटीक इलाज किया जा सकेगा। तो सब स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में हम देखें तो भारत कहाँ खड़ा है स्वास्थ्य सुविधाओं में? भारत तो इस वक्त मुझे लगता है, आप वेस्टर्न कंट्रीज से कंपेयर करें तो जितनी सुविधाएं पश्चिमी देशों के कंपैरिजन में भारत में है, उतनी कहीं भी नहीं है। और आज मेडिकल टूरिज्म का एक बहुत बड़ा सेंटर है भारत। अमेरिका से, इंग्लैंड से, यूरोप से और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से लोग बाग लगातार भारत में आके अपना इलाज कराते हैं और उसका काम है भारत के डॉक्टरों का परिश्रम, उनकी कार्यकुशलता और इलाज सस्ता होना। बहुत कम पैसों में एक विश्व स्तरीय बढ़िया इलाज आसानी से किया जा सकता है भारत में। और इसीलिए भारत दुनिया में जो कुछ कहीं भी हो रहा है, कोई भी इलाज, आज वो सारा इलाज भारत में संभव है। भारत विश्व के किसी भी देश में अवेलेबल ट्रीटमेंट से compete करता है। जो कुछ कहीं भी किया जा सकता है वो आज इलाज भारत में उपलब्ध है। अगर हम छोटे तहसील स्तर पे देखें तो वहाँ भी बहुत, अब भी आज भी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। हमारे देश की जनसंख्या, इस वक्त हम पूरी दुनिया के सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं और ये जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे देश पर एक बोझ है। लोगों के लिए बीमार पड़ना, लोगों के लिए किसी एकदम से एक्सीडेंट हो जाना, हार्ट अटैक हो जाना, ये एक मुसीबत है। उनके पास एक हेल्थ अवेयरनेस नहीं है कि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, हम अपने आप को बीमार ना पड़ने दें और अगर बीमारियां होती हैं तो हम उनके बारे में क्या करें। क्या हमारे पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस जैसी व्यवस्था है? तो लोग बाग इस बीमारियों को एक मुसीबत के रूप में मानते हैं। और बढ़ती हुई जनसंख्या, क्योंकि ज़्यादातर जनसंख्या गांव देहात तहसीलों में
तो आज भी ये देखने को आता है कि जितने लोगों की ज़रूरत है, हेल्थ प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है, उतने अपने देश में अभी तक नहीं है। और इसीलिए लोगों को गांव से, देहात से शहरों की तरफ आना पड़ता है, क्योंकि शहरों में सुविधाएं ज़्यादा हैं। आज जो हमने देखा गया, जब विदेशों में बात करें तो वहाँ पे मेडिकल स्टोर पे हम जाएं तो वहाँ मेडिसिन ऐसे डायरेक्ट नहीं मिल जाती, प्रिस्क्रिप्शन पे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे दिखा गया कि छोटी मोटी बीमारी तो आदमी मेडिकल स्टोर पे जाके ठीक कर लेता है। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये अच्छा भी है और ख़राब भी है। इसको एक हम झुलच्छा प्रैक्टिस भी बोल सकते हैं कि बिना ज्ञान के आपको नहीं पता बुखार आपको क्यों आया है, खांसी आपको क्यों हुई है, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, आपको लूज मोशंस क्यों हो रहे हैं, और आप किसी भी केमिस्ट से जाके दवाई ले लेते हैं। वो अपनी विवेक बुद्धि के अनुसार, वो डॉक्टर तो है नहीं, वो दवाई दे देता है कि हमारे डॉक्टर साहब तो यही लिखते हैं, दस्त हो जाने पर, वो डॉक्टर तो सिर में दर्द हो जाने पे यही लिखते हैं, वो डॉक्टर तो आँखों में डालने की दवा यही लिखते हैं, वो कुछ भी दे देता है। तो उसके नुकसान बहुत होते हैं, है ना। आपको कोई सही डायग्नोसिस की सही दवा नहीं मिल पा रही है। लेकिन हर एक व्यक्ति के लिए डॉक्टर तक पहुंचना जिस देश में मुश्किल हो, वहाँ पर ऐसे ही लोग बहुत कामयाब आते हैं, काम आते हैं, और अपने देश की जनता के एक्सेस में ऐसे केमिस्ट, ऐसे झोला छाप, ऐसे छोटी छोटी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स बहुत सारे हैं, और वो उनके लिए वक्त पड़ने पर काम भी आते हैं। चूँकि आप बीजेपी से भी जुड़े हैं, राजनीतिक भी हैं, तो इन 10 सालों में गवर्नमेंट की पॉलिसी कितनी कारगर रही है स्वास्थ्य सुविधाओं में? स्वतंत्रता के बाद से जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, इस वक्त के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जितना बड़ा काम देश की जनता के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में किया है, शायद उतना कभी भी नहीं हुआ है। आज से पहले हमारे देश में स्वास्थ्य का जो बजट था, वो हॉस्पिटल्स बनाने में, उनमें डॉक्टर्स रखने में, उनमें स्टाफ रखने में, भवन बनाने में, दवाइयाँ भेजने में होता था, और वहाँ पर कोई जाता नहीं था। आप जानते हैं सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल क्या रहता था, और एक बहुत बड़ा बजट खर्च होता था उस स्वास्थ्य सुविधाओं पे, नए अस्पतालों को बनाने में, नई PHC CHC बनाने में, और बच्चों को ट्रेनिंग करने में, डॉक्टर बनाने के लिए मेडिकल कॉलेजेस पे। मोदी जी के आने के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, और 10 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी हैं। लगातार एम्स जैसे बड़े अस्पताल देश में सब जगह खोले गए हैं। उत्तर प्रदेश में तो योगी जी ने कमाल कर दिया है। मुख्यमंत्री जी के पॉलिसी की वजह से उत्तर प्रदेश के लगभग हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है, जहाँ सुविधाएं रहेंगी। गोरखपुर में जो दिमागी बुखार से बच्चों की लगातार मौतें होती थी, वो होनी बंद हो चुकी हैं, और आयुष्मान योजना से इस देश की गरीब जनता के लिए क्वालिटी ट्रीटमेंट के द्वार खुले हुए हैं। 2018 के बाद से लाखों परिवारों ने इसका आयुष्मान योजना का लाभ उठाया। मैंने बहुत सारे मरीजों के जॉइंट रिप्लेसमेंट, घुटने के जोड़ बदले आयुष्मान में, और एक उन लोगों के हार्ट के ऑपरेशन हो रहे हैं, किडनी के ऑपरेशन हो रहे हैं। कितनी बड़ी सुविधा है कि बहुत बड़ा काम यहाँ पर हो जाता है। तो मेडिकल एजुकेशन में डॉक्टर्स बनाने के लिए, नर्सेस बनाने के लिए बहुत बड़ा काम हुआ है पिछले 10 वर्षों में। खूब मेडिकल कॉलेज खुले हैं, खूब नर्सिंग कॉलेज खुले हैं, खूब पैरामेडिकल कॉलेज खुले हैं, जिससे कि बच्चों को मेडिकल प्रोफेशनल बनाया जा सके, और साथ साथ उनके इलाज की सुविधाएं भी जगह जगह तक पहुंचाई जा रही है। आज जो भी पात्र है आयुष्मान योजना में, वो अपना कार्ड लेके देश के किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकता है, जहाँ पे आयुष्मान से वो अपना इलाज करा सकता है। तो इससे बड़ी क्या सुविधा हो सकती है कहीं भी? तो हम लगातार पढ़ते रहते हैं पेपर्स में कि हॉस्पिटल तो है, लेकिन अब भी डॉक्टर्स की कमी है, कि डॉक्टर्स नहीं मिलते। मैंने बताया ना, क्योंकि हमारे देश में अभी भी बहुत डॉक्टर्स कम है और जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। 10 हज़ार की पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर अवेलेबल है। विशेषज्ञ डॉक्टर्स तो आज भी अवेलेबल नहीं है, MD MS डॉक्टर्स, तो वो लोग बहुत ही कम हैं। तो इस देश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या इसीलिए खराबी है कि वो एक बोझ है इस देश पे, वो इस देश का एसेट नहीं है। वो इस देश के लिए एक, ये नहीं कह सकते कि हमारे देश की जनसंख्या ज़्यादा है तो वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है, बल्कि वो एक तरह से इन संसाधनों पर बोझ है। आप पॉलिसी बनाते हैं 5 वर्ष की, कि 5 साल में इतने लोग होंगे तो हम इतनी सड़क बनाएं, इतने अस्पताल बनाएं, इतने स्कूल बनाएं, और 5 साल में जनसंख्या इतनी बड़ी हो जाती है कि वो 3 गुनी उसकी आवश्यकताएं बढ़ चुकी होती हैं। तो इसीलिए आज भी ये परिस्थितियाँ हैं कि भाई जितने लोग हैं उतने हेल्थ प्रोफेशनल्स नहीं हैं।
अगर हम देखें कि अमेरिका और यूरोप वगैरह में देखें तो वहाँ पे ऑनलाइन कंसल्टेंसी चलती है, ट्रेंड चल चुका है वहाँ पर। लेकिन अभी इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है कि ऑनलाइन कंसल्टेंसी, जैसे गांव में कोई व्यक्ति बीमार हो गया वो ऑनलाइन अब तो ज़माना है ही आईटी का और मोबाइल का ज़माना है, तो ऐसा कुछ इंडिया में कुछ आप प्रोग्रेस देखते हैं कि इस क्षेत्र में होगी? काफ़ी है। मेट्रो सिटीज़ में, बड़े शहरों में तो आजकल ऑनलाइन, और कोरोना में तो बिल्कुल चला ही। आपने देखा 2 वर्षों में ऐसी ऐसी स्थिति आई कि जब सब कुछ बनता तो सारा ट्रीटमेंट ऑनलाइन ही हो रहा था। तो और बहुत सारी जगह टेलीमेडिसिन से इलाज होता है कि मरीज़ बरेली में बैठा हुआ है और उसके डॉक्टर अमेरिका में बैठे हुए हैं या दिल्ली में या बॉम्बे में बैठे हुए हैं और इलाज किया जा सकता है। चीज़ें अभी इनिशियल स्टेज में है और अभी भी बहुत सारे लोगों का फेथ उस पर नहीं है, क्योंकि जब तक डॉक्टर आपको छू ना ले, आपका नब्ज़ ना देख ले, आपका ब्लड प्रेशर ना नाप ले, आपके शरीर में जहाँ तकलीफ़ है उसे अपने हाथ से छू के ना देख ले, तब तक डॉक्टर्स को भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि मैं क्या इलाज कर रहा हूँ, और मरीज़ का भी उस पर भरोसा नहीं बन पाता। लेकिन मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे जैसे जैसे ऑनलाइन चीज़ों का प्रचलन हमारे जीवन में बढ़ रहा है, ऑनलाइन ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ भी आगे बढ़ेंगी। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन आपसे और पूछना चाह रहा हूँ कि आजकल अंधभक्ति बहुत बढ़ रही है। आपने ऐसे देखे होंगे कई लोग जो पानी से भी इलाज कर रहे हैं कि आदमी बीमार हो गया, नहीं मिला, सब जगह उसको नहीं मिल पाया तो वो गया अपना पानी से इलाज भी कर रहा है। ऐसे आप देखते होंगे आजकल चैनल्स पे आ ही रहे हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने बताया ना कि वो राख से, भभूत से, हाँ। और पानी से और दुआओं से, कंबल बाबा भी हैं और कंबल से, हाँ, फूल से, फल से सब लोग हवा में मुट्ठी लहराते हैं। हाँ। और वो राख हाथ में आ जाती है, वो कह देते हैं राख खा लेना। तो इस देश में ही नहीं, दुनिया के हर, अमेरिका और यूरोप में भी ऐसे चमत्कारी बहुत सारे लोग हैं जहाँ पे इन चमत्कारों को दिखाते हुए हर देश में, हर धर्म में, हर आस्था वाले लोगों में ऐसे लोग मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में होता है, अच्छे अच्छे क्रिश्चियन कंट्रीज़ में भी ये सब होता है कि आपने वहाँ का पानी पी लिया, कि आपने वहाँ का कैंडल जला दिया तो हो जाएगा, या फिर बहुत सारे लोग दरगाहों पे जाते हैं और जाने क्या क्या दुआ हुआ पढ़ा के आते हैं। बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ करते हैं। तो सिर्फ भारत को नहीं कहना चाहिए, ये तो दुनिया का मामला है जो चलता रहता है, और जिसकी लोगों की जिसमें आस्था होती है वो उस तरह से अपना इलाज करा लेता है। हमारे दर्शकों को आप क्या कहेंगे कि वो उसकी लाइफस्टाइल कैसी रहे कि उसकी हड्डियां मजबूत रहे, ये प्रॉब्लम्स ना आए? क्या ऑर्थोपेडिक्स में मैं जैसे बताऊं, कहीं भी आप लोगों ने भी सुना होगा, रीढ़ की हड्डी मजबूत होनी चाहिए किसी भी आदमी की। अगर किसी की रीढ़ मजबूत है, इसका मतलब वो आदमी मजबूत है, वो बिल्कुल बढ़िया रहेगा। तो आपकी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए नंबर 1 चीज़ है आपकी फिजिकल फिटनेस, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बीमार पड़ना आपकी जिम्मेदारी है, बीमार पड़ने के बाद आपको स्वस्थ करना डॉक्टरों की जिम्मेदारी है, लेकिन बीमार पड़ना और ना पड़ना ये आपका काम है। आप अस्पताल आएंगे तो हम आपका इलाज करेंगे, लेकिन आप अस्पताल ना आए इसकी जिम्मेदारी आपकी है। तो अपने पोस्चर को ठीक रखना, प्रतिदिन व्यायाम करना, 30 मिनट का ऐसा व्यायाम करना कि आपको रोज़ पसीना आए। कोई भी एक्टिविटी ऐसी करिए कि आपको पसीना आना चाहिए, ये नंबर 1। नंबर 2, आपको एक बहुत बैलेंस डाइट खानी चाहिए, उसमें प्रॉपर मात्रा में फ्रूट्स होने चाहिए। जो भी खाएं, आपकी डाइट का 50% से ज़्यादा हिस्सा कच्चा खाना होना चाहिए। कच्चा मतलब फ्रूट्स होने चाहिए, सलाद होने चाहिए, सब्जी होनी चाहिए, रोटी, पके हुए चावल, दाल आपकी खाने में, या वेज या नॉन वेज जो भी खाते हैं, वो सिर्फ 20 से 30% वो होना चाहिए। तो खूब अच्छे जो न्यूट्रिशनल वैल्यू वाली चीज़ें हैं, पनीर है, दूध है, दही है जिसमें कैल्शियम होता है, इन सब चीज़ों का सेवन खूब करें। और धूप में ज़रूर बैठें। धूप में बैठने से हड्डियां मजबूत होती हैं, विटामिन डी बनता है। इसीलिए सुबह की सैर करना या धूप में व्यायाम करना या धूप में रहने के लिए हमारे हमेशा से बताया गया है। और चौथी चीज़ आती है आपका मेंटल बैलेंस, यानी कि आपको अपना कोई ना कोई मेडिटेशन या कोई भी ऐसा काम करना चाहिए जहाँ पे आप अपना मेंटल फोकस बना सकें। और अगर आप बढ़िया डाइट ले रहे हैं, आप बढ़िया से मतलब बैलेंस डाइट ले रहे हैं, आप फिज़िकल एक्टिविटी बढ़िया कर रहे हैं, आपका पसीना रोज़ एक्सरसाइज में निकल रहा है, आप बहुत अधिक खाते पीते नहीं हैं, आपका वज़न आपकी हाइट के अनुसार है, आपकी उम्र के अनुसार है, आपकी कमर का घेरा आपकी छाती के घेरे से ज़्यादा नहीं है, तो इसका मतलब आप फिट लोगों की श्रेणी में आएंगे और आपको कम से कम बीमारियां होंगी, आपके शरीर की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। तो ऑर्थोपेडिक सर्जन होने के नाते मैं यही कहूँगा कि अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत रखें, अपने जॉइंट्स को मुलायम रखें, अपने जॉइंट्स को चलायमान रखें, तो आप फिट रहेंगे।
जो फिट है वो हिट है। तो आपने देखा डॉक्टर प्रवीण मिश्री की सलाह, और मैं डॉक्टर प्रवीण मिश्री को लगातार अपने पॉडकास्ट में बुलाता रहूँगा। और आप क्या क्वेश्चन करना चाहते हैं, आपके क्या क्वेश्चन हैं डॉक्टर प्रवीण मिश्री से, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो इस पॉडकास्ट को यहीं करते हैं समाप्त। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।